हेलो एंड वेलकम टू नाजुक मोर। यूजुअली वीकेंड का एपिसोड लंबा होता है, लेकिन we're डूइंग दिस ऑन अ मंडे फॉर टेक्निकल रीजन, सो अपॉलॉजीज फॉर दैट। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि एक लंबी कॉन्वर्जेशन और लॉट्स टू चैट अबाउट। आई थिंक मेरे एजेंडा पे जो चीज़ें हैं, तकरीबन 5 बड़ी स्टोरीज हैं। आई जस्ट रन यू थ्रू देम एंड देन विल जंप राइट इन। पहले तो निगोशिएशंस चल रही हैं पीटीआई और पीडीएम के दरमियान। वीकेंड से पहले कुछ पॉजिटिव खबरें आई, लेकिन उसके बाद फौरन परवेज इलाही के घर पे रेड होता है एंड देन समहाउ थिंग्स सावर्ड अ बिट। लेकिन कल मंगल के दिन जो है वो वापस निगोशिएशन होगी, उस पर बात करेंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आई, हमने इस पे बात भी पहले की थी। अमेरिका में इंटेलिजेंस लीक्स हुए हैं डिस्कॉर्ड ग्रुप पे। वी टॉक्ड अबाउट व्हाट हैपेंड इन अ प्रीवियस एपिसोड, लेकिन इसकी कुछ रिपोर्टिंग आई है रिलेटेड टू पाकिस्तान, इंडिया एंड काजाकिस्तान, उस पर बात करेंगे। फिर उसके आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे सेंसस के ऊपर। उस पर भी काफ़ी जो है बहस हो रही है वीकेंड के ऊपर। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट्स द डिजिटल सेंसस, व्हाई इज दिस सो कंट्रोवर्शियल इन पाकिस्तान। एंड देन क्विकली विल टच ऑन, आज लेबर डे है तो लेबर के ऊपर बात करेंगे, स्पेशली बॉन्डेड लेबर। एंड देन गंदम का जो शॉर्टेज और गंदम का जो क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहा है, आटे का बिलखुसूस। शायद काकान अब्बासी, फॉर्मर पीएम, लीडर ऑफ द पीएमएलएन, उन्होंने भी कुछ बात की है इसके ऊपर। विल टच एंड एक्सप्लेन व्हाट ही मेंट ओवर देयर एज वेल। सो अंबर, पैक्ड एजेंडा। यू आर इन कराची, नेगोशिएशंस ऑनगोइंग, पॉजिटिव सा माहौल बना था वीकेंड से पहले। व्हाट्स द लेटेस्ट एंड व्हाट्स हैपेंड हियर? Yes, so I think everybody taken these talks with a sort of pinch of salt as well, Uzair, के अच्छी बात है, मुज़ाकराती मेज पर बैठना चाहिए, खास तौर पर जो लोग बैठे हुए थे वो ज़ाहिर अहम है, इन द सेंस के एक तरफ यूसुफ रज़ा गिलानी है, दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी हैं, फवाद चौधरी हैं, एंड आई थिंक दीज आर ऑल पॉजिटिव साइंस इन द सेंस कि एटलीस्ट बात करें। लेकिन ये बात, इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कुछ जोर जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट की जोर की वजह से, उनके डायरेक्शन की वजह से था, या वाज दिस, you keep saying about how you, for instance, if you want to diet, you need to have the willpower not to eat all the bad stuff that like sugars and chocolates, for instance, or cakes, right? So यही बात है कि is this will an interest in preventing other institutions from stepping in, or is this because is this for show? वो अंबर So I कहते think हैं ना, पहले इन द शैडो और द थ्रेट ऑफ द गन, नाउ है कि शैडो और द थ्रेट ऑफ द हैमर जो है उसने इन that's the सबको gavel, जोड़ा the है। द गैवल। gavel. हालांकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो पीडीएम की हुकूमत थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, उन्होंने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ फराहम पार्लियामेंट के जरिए कर दिया था। एक थ्रेट था ऑफ डैंगलिंग ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फॉर इंस्टेंस, एंड वेरी अग्रेसिव. But still, I mean, I think the question really was how far can they succeed? जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जब ये ब्रेक हुआ था, एंड दिस इज प्री परवेज इलाही, कुछ मुस्बत खबरें इस हद तक आ रही थी कि दोनों तरफ से लचक भी दी जा रही थी। लेकिन जाहिर है परवेज इलाही का फिर उसके बाद घर पे छापा हुआ, और उसमें दिलचस्प बात यह है कि एक तो ये सबसे पहले आई थिंक इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए कि जिस तरीके से किया गया था, कि गेट तोड़ दिया गया, बख्तरबंद गाड़ी जो है वो रैम कर दी गई, जो खवातीन थी उनको निकाला गया, देयर वर पीपल हु वर अरेस्टेड एंड बीटन अप, उनके मुलाजमीन के साथ जो सलूक हुआ, और जो तरीका वारदात थी, मेरे ख्याल में कि उससे किसी को भी, मेरे ख्याल में कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर सकता। दूसरी बात ये है कि अब क्यों और अचानक क्यों, एंड आई थिंक दैट इज रियली द की क्वेश्चन, खास तौर पर जब मुज़ाकरात चल रहे हैं। और ठीक है, हमें उम्मीद शायद इतनी ज्यादा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि the least I think we were sort of expecting the sort of least positive outcome at the moment was कि चलो बात तो कर रहे हैं, maybe something might come out of it, but even though negotiations are continuing, and I think it's kind of एक अजीब सी बात ये है कि 3 दिन का थोड़ा एक ब्रेक भी हुआ है, और ये 2-3 घंटों के मुज़ाकरात चलते हैं, जिससे शायद आपको इनकी संजीदगी के हवाले से भी आपको मे बी इट्स एन इंडिकेशन एज वेल, कि 2-3 घंटे क्यों, अगर आप वाकई चाहते हैं कि इसको रैप अप कर लें और फिर आगे बढ़ सके, क्योंकि टाइम इज सॉर्ट ऑफ टिकिंग अवे, 1 मई है,
14 को इंतखाबात नहीं भी होने हैं, लेकिन कुछ तारीख तो तय करनी है, चाहे अदालत के जोर से या डंडे की वजह से हो या आप खुद जाते हो, एंड आइडियली इट शुड बी बिकॉज यू डोंट वांट एनी अदर इंस्टीट्यूशन टू स्टेप इनटू इट इज पॉलिटिकल मैटर्स। खैर, तो 3 दिन का ब्रेक भी हो गया है। ये बताया जा रहा है कि मंगल को ये मुज़ाकरात दोबारा कंटिन्यू भी करेंगे, एक छुट्टी के बाद, एवरीबॉडी इज टेकिंग लेबर डे ऑफ अपेरेंटली। So the interesting thing is, I think कि परवेज इलाही का छापा has not affected obviously the negotiations, but at the same time they raise questions on who's really in charge and who is evading responsibility. क्योंकि इस वक्त चीफ मिनिस्टर, जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने चौधरी शुजात के घर पे, जो पुलिस ने परवेज इलाही को तलाश कर रहे थे और परवेज इलाही साहब मौजूद नहीं थे, and nobody knows where he is really, वहां उनके घर पे छापा मारा, उसकी मजम्मत की। खुद वो उम्रे पर हैं, आईजी पंजाब ने डिनाई किया, राना सनाउल्लाह ने डिनाई किया। So really, you're either evading responsibility or you are not in charge. Either way, I think it's a problem, right? And I think it also points to perhaps a potential sabotage, right? ये किसके इंटरेस्ट में है कि ये मुज़ाकरात नाकामयाब हों? आप ये उंगली उठा सकते हैं निगरा वजीर आला पर भी, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि उनके निगरा या उनकी जेरे हुक्मरानी जो एक सूबा है, उसमें उनकी इजाजत के बगैर या उनसे ग्रीन लाइट लिए बगैर इस किस्म का छापा हो। ऑल्सो आई थिंक देयर इज एन इंटरेस्टिंग इंडिकेशन जहां मीडिया भी मौजूद था, which obviously tells you कि ये पहले से उनको ज़ाहिर इंफॉर्मेशन भी दी गई थी, and that is obviously means के this was meant to be public. और ये छापा उसी तरीके का है, आपको याद होगा जब इमरान खान साहब पर भी, उनके भी जमान पार्क पर भी जिस तरीके से किया गया था, इंटायरली इनकॉम्पिटेंट एज वेल, कि आपने अपनी पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में अपनी रुसवाई भी हुई लेकिन पकड़ा भी नहीं गया। So I mean, I feel like given these two events, it feels a little like sabotage, and I think either जब अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब, जिन्होंने इंक्वायरी का ऑर्डर दिया है, वो जिम्मेदार जिसने ऑर्डर दिया उसको मंजर आम पर ले आए और उसके साथ कोई कार्रवाई हो, then I will take him more seriously. Otherwise, I think that this does indicate sabotage. So that's where we're at, जहां मुज़ाकरात इस यहाँ तक पहुंच गए हैं, and just sort of to conclude this little bit as well, कि इंतखाबात जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जैसे ही बजट हो जाए, because that was a sticking point in terms of the government as well. IMF, your favorite and my favorite, IMF के जाहिर है जो अग्रीमेंट है वो नहीं तय हुआ, लेकिन एक बजट तो पेश करना है। हुकूमत की इंसिस्टेंस है कि बजट के बाद ही हो सकता है। सो आई थिंक जो नरमी दिखाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो ये है कि ठीक है, बजट के बाद इलेक्शंस आप कर लें, और दो देश से आइडियली कि आपको हुकूमत, जो नई हुकूमत है, उसी को फिर करना पड़ेगा। हमाद अजहर ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हिज सॉर्ट ऑफ कंसर्न्स के बहुत सारे माइनफील्ड्स, तो ये बार बार बहुत एक फेवरेट टर्म बन गई है पिछली 2 हुकूमतों की, कि पिछली हुकूमत ने बहुत सारे जो माइनफील्ड्स हैं वो छोड़े थे मईशत में फॉर द नेक्स्ट गवर्नमेंट। सो ही इज आल्सो डन दैट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जस्ट the government is insistent कि सब तमाम इंतखाबात इकट्ठा हों, एंड अगर आप जुलाई में ही जाना चाहते हैं, that's how far you can stretch it, why not just wait until August, और हम अगर जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, चलिए सितंबर में कर देते हैं। So again, September is a key date, remember, because नए चीफ जस्टिस आएंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा, so that is also in the interest of the government. So I'm going to end it there. Your comments. Lords there, Amber. कुछ चीजें जो है जब बोली लगती है नेगोशिएशंस में, तो ऑब्वियसली हमें पता लग गया है कि दोनों की मैक्सिमलिस्ट पोजीशन क्या है। अक्टूबर पीडीएम की है, इनकी है मई जून, दैट। तो अब उससे बात चलेगी। पहले आ रहा था कि कॉन्वर्जेशन में सितंबर तक तो दोनों पहुंच गए, अब सितंबर में किस तारीख को होगा वो था, दिस वाज प्री रेड के ऊपर। ऑब्वियसली मैंने जो क्लिप्स देखी, मुझे लग रहा था कि मैं कोई नार्कोस लाहौर की एपिसोड देख रहा हूँ, कि कोई जो है वो पाब्लो जो है वो लाहौर में मौजूद है और उसको पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस गई है, और जैसे पता नहीं कोई बहुत ही बड़ा जो है ड्रग कार्टेल का चीता जो है वहां बैठा हुआ है लाहौर के अंदर। Competence of it, and I mean, it wasn't even clear कि किस केस में कर रहे हैं।
सो बिल्कुल, जैसे और उनकी बेल भी हुई थी किसी चक्कर में, तो वो भी अजीब ड्रामा था। So, entirely this was, like I said, it has to be sabotage because, ऑफ कोर्स। I mean, maybe I'm being too positive कि इतनी level of incompetence हो. नहीं अंबर, ये तो सैबोटाज ही है ना। अब पूरा लिटरेचर मौजूद है निगोशिएशंस में, दुनिया भर की निगोशिएशंस का, कि जब बातचीत होती है तो द ones who will lose out from some level of compromise obviously try to sabotage। हम ये कश्मीर में देखते आए हैं, इंडिया पाकिस्तान के उसमें, हमने आयरलैंड में ये देखा है, हमने ये इराक अफगानिस्तान में ये देखा है। एंड ये जंग का माहौल तो पाकिस्तान में भी है, वेदर वी लाइक टू अग्री विद इट और नॉट एंड एक्सेप्ट इट, ये है तो एक तरह से सिविल वॉर टाइप सिनेरियो, राइट। दोनों पार्टीज ने बंदूकें नहीं उठाई हैं, लेकिन उसके अलावा सब कुछ कर दिया, एक दूसरे को चोर गद्दार सब कुछ कह चुके हैं, राइट। तो वो ऐसा अजीब सा लग रहा था। अब इसके अंदर आपने जो बात की कि ये कैसे हुआ और वो इनकॉम्पिटेंस है, तो मुझे ये जब मैं वीकेंड पे खबर पढ़ा था तो मुझे याद आई कहानी कायदे आजम के मज़ार पे नारेबाजी के बाद जो रेड हुआ था मरियम नवाज और उनके हस्बैंड के ऊपर, रात गए, ठीक है, वो भी कंडेमनेबल था, ये भी कंडेमनेबल है। और उसमें फिर हमें मालूम हुआ कि पुलिस तो राजी नहीं थी, लेकिन फिर पुलिस को अगवा किया गया और जो है फोर्स करके जो है उनको जो है लाया गया कि अब आप रेड करें। तो अब इसके ऊपर यहाँ केयर टेकर गवर्नमेंट, अगर चीफ मिनिस्टर जो है केयर टेकर, वो कह रहे हैं हम इंक्वायरी करेंगे, तो फिर जो है इट्स प्रूडेंट आई वुड आर्ग्यू टू अस्यूम और अलेज कि ये जो है हमारी जो स्टेट विद इन स्टेट के जो इदारे हैं उन्होंने ये सैबोटाज करने की कोशिश की, या मैसेज दिया परवेज इलाही साहब को कि देखें बात अगर हो भी जाए आगे तो आपने जो किया है बात से मुकरना, जो ऑब्वियसली वो एक डील बन रही थी लास्ट ईयर, आपने एग्री किया और उसके बाद आप पीछे हटे, तो हम सबको मालूम है कि इसके पीछे कौन था, ये किसका आइडिया था और परवेज इलाही किसके फ्रंट मैन रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब आप अगेन हम सोप्रानोस टाइप शो अगर देखें तो उसमें अगर आप जो है माफिया के लॉर्ड के साथ जो है गद्दारी करते हैं तो वो इतनी आसानी से भूलता नहीं है बॉस के आपने क्या किया है उसके साथ। तो आई थिंक ये भी अज्यूम, I think again it's an allegation, but in the Pakistani context, it is the most viable route, right? That under which this is happening. So we need to Yeah, be yeah. mindful of that. And it's heinous, it's condemnable. आखिरी चीज इसके ऊपर अंबर, and this is I've been meaning to have your thoughts on this as well. मेरा पर्सपेक्टिव इस पूरे इलेक्शन सागा पर है कि आईनी तौर पे इलेक्शंस की जो तारीख थी वो 90 दिन थी, उसमें होने चाहिए। अब जाके जो भी निगोशिएशन से काम होगा वो क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा। इस पे हम बात सुन रहे हैं कि जी असेंबलियां बहाल कर देंगे क्योंकि केयरटेकर की मुद्दत खत्म हो गई, वन टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दें, फलाना धमाका जो कर दें। दिस इज क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड इट इज क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म दैट हैज हर्ट द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और अगर हम एक बार फिर किसी निगोशिएशन के एम्बिट के अंदर आके फिर से क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अप्लाई करेंगे या कोर्ट कोई क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अप्लाई करेगी, तो इससे पाकिस्तान की रियासत को ही नुकसान होगा। बेहतर यही था कि आप इलेक्शन करवाते उनके टाइम के ऊपर, और हम इस पॉडकास्ट पे बार बार बात कर चुके हैं, इट शुड बी डन इन दैट टाइम। बट आई थिंक इवन दिस negotiation may allow people to take a step back and sort of find a path forward through political dialogue। लेकिन इससे नुकसान ही होगा क्योंकि अब जो सोल्यूशन आप लाएंगे वो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करेगी जो आगे जाके हम सोचेंगे 5-6 साल बाद कि ये क्या हुआ। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि मुझे याद है कि कुछ साल पहले आइन में तरमीम करके सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई किया गया वॉर ऑन टेरर के जमाने में। काफी लोगों ने उसको सपोर्ट किया, बट इट वाज रॉन्ग, इट वाज क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जिसके बाद हमने देखा कि एक रिप्रेशन की वेव चलती है पाकिस्तान में, लोग का मार्शल लॉ होने लग जाता है, कोर्ट मार्शल होने लग जाता है सिविलियंस का। एंड वी शुड नॉट अलाउ such levels of creative constitutional measures to be taken at a time when we know okay they're always misused, and I think this will be one more instance in that direction. Okay, I mean, I see what you mean because there has to be some gold standard, and that is the point of a constitution and the law. कि कोई वजह है, और ये भी हमें याद रखने की जरूरत है कि जाहिर है जो कानून साजी होती है वो सियासी जो रहनुमा होते हैं वो ही करते हैं। आइन में को तश्कील देने उनका हक होता है, आइन में अगर तरमीम करनी होती है उनका हक होता है।
क्या कोई कानून गलत है, या आपको आपको लगता है कि जैसे सनसेट क्लॉज लगा दिया गया था मिलिट्री कोर्ट्स पर, और उसको एक बार दोबारा से उसको जाहिर है बिकॉज उसकी एक मुद्दत होती है, दैट्स व्हाई देयर इज अ सनसेट क्लॉज एज वेल, क्या उसको इजाजत दे दी चाहिए? आपको याद होगा कि उस वक्त भी बहुत एतराज हुआ. आई वाज एक्चुअली वन ऑफ द क्रिटिक्स ऑफ द मिलिट्री कोर्ट्स एज वेल, बिकॉज यू न्यू दैट दिस ऑब्वियसली ओपन्स द डोरवे टू अ मिसयूज. लेकिन फिर ये सवाल बनता है कि किसी भी कानून का जाहिर है गलत इस्तेमाल तो हो सकता है. My understanding, and I feel that this is creative constitutionalism. You're playing with what should be a line that you cannot cross, because there's a reason for it, and it has already been decided. And if, however, I will say that eventually what happens, and आप देखें कि किस तरह से जो military courts को इजाजत दी गई थी वो भी lapse हो गया था. There is a certain sort of, I think, time proves some of us who believe that these rights, these laws are usurping certain rights, they will be misused. That proves us right. I think that another great example of a law that has been misused, जिसमें बहुत एतराज और I've also been a critic of it, is the Zika law, for instance, जो पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट है. उसको बहुत सारे एक्टिविस्ट, डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने उस पर एतराज किया आई था. वुड इवन आर्ग्यू उस पे बिजनेस टेक्नोलॉजी कम्युनिटी ने एतराज किया, क्योंकि अगर आप वो कानून पढ़े उससे इन्वेस्टमेंट हर्ट होती है, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान में उस कानून के अंदर. But I mean, वो फिर भी मंजूर हुआ, and we actually haven't been able to take a step back from it. So जब कानून में, and that is the whole point of perhaps negotiations, कि आप अगर कुछ तरमीम कर रहे हैं या आप creative constitutionalism का एक गलत आप कदम उठाने लगे हैं, तो उसके जो नताइज हैं आगे बढ़कर, उसको सोच समझ कर आप ये फैसला ले रहे हैं. Unfortunately, as you pointed out, ये हमेशा ऐसा नहीं होता. Should this happen or not? Look, I think that the only solution at this point is really that political parties agree, whether we like it or not, and we may not like the result. And we can obviously point out what could happen in the future, because as a result of these negotiations, to that extent, I think I would say I'm in agreement with the Pakistan Tehreek-e-Insaf कि अगर आपने ऐसा करना ही है तो फिर आईन में तरमीम करें, जिसके लिए उनकी जाहिर है वापसी होगी पार्लियामान में. वो But भी एक उसमें अलग ड्रामा, वो भी क्रिएटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए होगा कि आपने रिजाइन कर दिया, फिर आप ढंडोरा पीट रहे थे हमारी एक्सेप्ट करें. Exactly. I mean, you've reached that point where there's no other way out. I mean, you have to find some kind of solution, right? Some creative solution. So, I mean, it's 1st May. We're way past the 90-day deadline. What do you do now? Not hold the elections at all? That's not a possibility, right? Because that we know what that means. Yeah. कितना delay कर सकते हैं उस पे भी I think there should be a line, and that should be determined by people who have stakes in it. And by that I mean obviously political parties. So I'd say we may have to live with the mess right now as a result of whatever is negotiated. But at the same time, I don't think we have any good choices because we're already really way outside of what the Constitution demands. Yeah, I agree, and I think that's a good segue to the second issue linked to this mess जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि again एक और चीज जो है वो I think it's agitated me a bit in this entire saga, जहाँ Supreme Court actively जो है वो demand कर रहा है under the Constitution with a split bench, whatever it might be, लेकिन पोजीशन बिल्कुल फेयर है कि आईनी तौर पे इलेक्शंस किए जाएं, और उन्होंने 14 मई की तारीख दी, which is basically the minimum they felt they could sort of go ahead with it. लेकिन उन्होंने केपी को इग्नोर किया, ठीक है, केपीके को. लेकिन उससे मोर इम्पोर्टेंटली, because you live in Karachi, I'm from Karachi, it's something close to our heart because we've seen our city be destroyed because of this, is कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल बॉडीज इलेक्शंस का भी जिक्र है, लेकिन वो जब टाइम पे नहीं होते. अभी कराची में इलेक्शन हुए मेयर के, उसका अभी तक जो है पूरा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ, लड़ाई चल रही है उसके ऊपर. और स्पीकिंग ऑफ मेस, डिजिटल सेंसस पे अब लड़ाई चल रही है, तो इन्फॉर्म अस व्हाट्स द लेटेस्ट ओवर देयर. And again, census is linked to political representation. It's linked to how many seats people have, what their voice is, and the level of influence they have in the provincial as well as the National Assembly. So what's the latest over there, and what's the big issue that you've sort of been following over there?
So there, obviously, यहाँ कराची में इस वक्त there are three big stakeholders, बल्कि I would say four big stakeholders in कराची की गिनती, सिंध की गिनती, और उसमें जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM Pakistan, and all four have raised issues over, and I think this is really key. So obviously we expect कि जमात इस्लामी उन्होंने किस तरीके से किया था, उन्होंने शारा फैसल पर एक रैली का इनाकाद किया था, वहाँ इस पे काफी तनकीद हुई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक होटल में एक सेमिनार कंडक्ट किया था, टू टॉक अबाउट द डिजिटल सेंसस। There have been a lot of reported issues with how people have encountered. इससे पहले भी जो 2017 का सेंसस था, उस वक्त भी आपको याद होगा एतराजात हुए थे। उसके बाद एक प्रोविजनल अलाउंस मिली गई थी, वन टाइम अलाउंस फॉर दैट सेंसस टू बी यूज्ड एज अ बेसिस फॉर डिलिमिटेशन एंड द इलेक्शंस। इस बार फिर हम देख रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एंड आई थिंक दिस इज रियली की, देयर टू, जाहिर दो इत्तेहादी हैं, एक MQM है, एंड बेयर इन माइंड कि उनका IT मिनिस्टर जो है, ही इज आल्सो सॉर्ट ऑफ अ स्टेक होल्डर विद इन हाउ द डिजिटल सेंसस इज कंडक्टेड, एंड दूसरी तरफ आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, which is इसमें I think the seriousness of this or the politics around it can be gauged from the fact that Chief Minister ने इस वक्त एहसन इकबाल साहब जो प्लानिंग मिनिस्टर हैं उनको भी खत लिखा है। How this will be resolved is anybody's guess. How much is politics is anybody's guess. And who do you trust? Obviously, I think that's sort of key. Now, the whole idea behind a digital census was is कि इसकी documentation बेहतर होनी चाहिए. The process should be obviously smoother. There's a reason technology driven होता है, and it should increase trust. And I know कि जो पाकिस्तान Bureau of Statistics के काम है, उन्होंने भी कराची में कुछ briefings की थी about जब रमजान चल रहा था. So I think that this gives an opening, a lot of opening for Zahir Pakistan Tehreek Insaf or Jamaat Islami, who you think of as opposition. But I think the big concern is Pakistan People's Party and how they might potentially use this as well. This is what often happens, that you use these sort of weak points in order to extract yourself from a difficult mess when you need to. Undercounting is serious, as you pointed out. I mean, the reporting is कि जैसे बहुत सारे apartment blocks हैं, उसमें लोगों को उनकी नहीं गिनती होती है, जो migrants हैं. Think about this कि सैलाब के दौरान भी how do you count them? And this eventually goes to not just the politics, but also resource allocation. So I think those concerns are genuine. How they should be addressed is I think that this current government needs to think about, which is ironic given case में दो stakeholders हैं जो already were part of the government. And I think इसके अंदर एक structural चीज जो and thank you for explaining this issue, right? क्योंकि मैं उस दिन हाफिज साहब, कराची वाले हाफिज साहब, पिंडी वाले नहीं, उनकी बात सुन रहा था जियो पे, तो वो वाले हाफिज साहब कह रहे थे कि देखें, अगर आप गिनती सही तरह पे फेयर करते हैं और प्रोपोर्शन के हिसाब से करते हैं, जहां सिंध का जो है रूरल सिंध का भी एक्यूरेट काउंट हो, और सिंध के अंदर जो शहर हैं कराची, हैदराबाद, सक्खर वगैरह का, उनका भी एक्यूरेट काउंट हो, तो पॉलिटिकल पावर जो है वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द अर्बन साइड. ठीक है, उन्होंने कुछ 35 सीटों का जिक्र किया या ऐसा कुछ उन्होंने नंबर, आई मे बी गेटिंग द एग्जैक्ट नंबर रॉन्ग, बट इट इज सिग्निफिकेंट इनफ टू स्विच not only the provincial makeup of the assembly in Sindh, in a place like Sindh, but also in the Islamabad National Assembly as well. And I think ये issue जो है, for example, मैं अभी recently किसी का आर्टिकल पढ़ा था on इंडिया में भी ये इशू अब आएगा, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज फार लोअर देन द नॉर्दर्न स्टेट्स, हिंदी हार्टलैंड जिसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ज्यादा साउथ में है, नॉर्थ में इज अ लैगर्ड इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो वो लड़ाई अब होगी 2027 के वक्त इंडिया में भी कि भाई ये इसको हम कैसे नेविगेट करें. तो ये दुनिया भर में होता है. अमेरिका में फॉर एग्जांपल सेंसस होता है, उसके अंदर ऑब्वियसली पावर शिफ्ट टू द कोस्ट, तो कोस्टल इलीट से जो है वो बिलखसूस रिपब्लिकन्स जो हैं वो नाराज रहते हैं, लेकिन पावर इज शिफ्टिंग टू द कोस्ट, टू स्टेट्स लाइक टेक्सास, and going away from the rural agricultural states in the Midwest, for example, right? क्योंकि लोग वहां से छोड़ के जा रहे हैं. लेकिन इन सब चीजों में अंबर पॉलिटिक्स तो आता है when you follow these census issues.
the core thing that is important to know is and realize is that the act of the census itself is not controversial and should not be controversial. लेकिन ये पाकिस्तान में एक तो टाइम पे सेंसस नहीं होता था, अब जब हुआ, पिछला वाला हुआ तो उस पे लड़ाई हुई, इस वाले पे डिजिटल किया तो लड़ाई हो रही है. एंड आई थिंक दिस इज अगेन अनदर piece of evidence, at least in my sort of analytical book, कि पाकिस्तान में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो स्टेट का रिलेशनशिप है अपने शहरियों के साथ, वो इतना ब्रोकन है कि एक बेसिक एक्ट ऑफ अ मॉडर्न स्टेट के लोगों की गिनती करनी है, उस पर भी अग्रीमेंट नहीं हो सकता कि उसको ठीक तरह किस तरह करना है. एंड अगेन दैट हैज रेपरकशंस दैट वी कंटिन्यू टू सी अक्रॉस द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री. That is also true, but I think I'm going to raise another flag, another concern. इसके साथ क्या हो सकता है? देखिए, अभी भी ऑलरेडी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपने इजहार किया है, he has already raised reservations about the fact कि ये जो अभी गिनती का अमल है, ये बार बार इसमें एक्सटेंशन क्यों हो रही है? Another extension that's problematic. one time But चीजें हम I बड़ी think कहते हैं, प्रोविजनल सेंसस, one time extension, ये फेवरेट चीजें हैं. But here's what could also happen. Think about this. One of the जो एक मैं कह सकती हूँ वजह जो बताई जा रही है कि इंतखाबात ना हो, ये है कि डिजिटल सेंसस मुकम्मल होगा, डिलिमिटेशन होगी, और फिर उसके बाद आप इकट्ठा इंतखाबात करेंगे. But if it's delayed, that means elections could also be delayed. So I mean, I think let's this is a point of concern on many fronts. Agreed. And again, इंडिपेंडेंट अदारों का काम है सेंसस करना, इंडिपेंडेंट अदारे का काम है इलेक्शन करवाना, डिलिमिटेशन करना. लेकिन ये चीज़ें पेपर पे बड़ी अच्छी लगती हैं, कानून बड़े ज़बरदस्त हैं पाकिस्तान में, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो जो है कुछ नहीं होता. आगे बढ़ते हैं अंबर. द थर्ड बिग स्टोरी ऑन माय एजेंडा, वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आया इस वीकेंड डिस्कॉर्ड लीक्स के ऊपर. जी, और उस पे मैं एक फन फैक्ट तो नहीं, बट समथिंग दैट वाज इनकरेजिंग टू मी. मैं एक दोस्तों का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो किसी ने ये चीज शेयर की, तो दोस्त ने, तो उसने कहा कि भाई ये डिस्कॉर्ड लीक्स हुई हैं, ये जो है देखो उस पे किसी ने बात नहीं की. तो एक और दोस्त हमारा उस ग्रुप पे था, उसने कहा भाई नाजुक मोर आप सुना करें, उस पे उन्होंने 2-3 हफ्ते पहले इस पे बात कर दी थी. तो इट वाज गुड पैट ऑन आवर बैक कि हमने इस पे बात की. अब आ गया वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी के भाई हिना रब्बानी खर ने जो है गालिबन इसी हुकूमत के दौरान एक इंटरनल मेमो लिखा और उस पर बात की कि पाकिस्तान जो अमेरिका के साथ बेहतर ताल्लुकात कर रहा है, that might undermine the full benefits of a strategic relationship with China. तो वो उनके, according to this article, and again an internal memo reflects some thinking. You cannot say कि absolute thinking है मिनिस्टर खर की या फॉरेन मिनिस्टर की या पूरे पाकिस्तानी हुकूमत की जो नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को देखती है, बट एक व्यू है कि चीन के साथ ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है. हम अमेरिका के करीब जाने का अगर सोचें तो हमें इस पर ख्याल करना चाहिए कि क्या हम स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चीन पे इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं. This is also in context of the Russia-Ukraine war, which we've seen China has come closer to Russia, or Russia has come closer to China in that instance. तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी. इसके अंदर दो सवाल मेरे जहन में आए. नंबर एक तो ये कि ये लीक्स कैसे हो रही हैं मेमो की. US इंटेल हैज़ दैट एक्सेस, एंड ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि व्हाट्सएप पे किस तरह हुकूमती अरकान जो है चीज़ें शेयर करते हैं. ऑडियो लीक्स आपके सामने हैं पूरे मुल्क की. मैं खुद नोटिस कर चुका हूँ कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स के साथ, तो वो अपना AOL.com और Yahoo.com अकाउंट यूज कर रहे होते हैं, अपना ऑफिशियल यूज नहीं करते. उस पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी नहीं होती वगैरह वगैरह. तो ऑब्वियसली द US हैज एक्सेस, नंबर वन. सेकेंडली, वेरी क्विकली बिफोर यू जंप इन, कि इसके अंदर जो ये नेचर ऑफ डिबेट है, अगेन आई वांट टू फ्लैग एट अ स्ट्रक्चरल लेवल सो दैट आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड्स. ये डिबेट्स अंबर पार्लियामेंट में होने चाहिए. अगर आप कुछ चीजें इन कैमरा करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन दुनिया भर में जब एक पॉलिसी के ऊपर बात की जाती है तो ये अवाम के नुमाइंदे अवाम की एजुकेशन के लिए ये बात खुल के करते हैं. एंड आई थिंक दिस इज समथिंग वी नीड टू point out and realize as a country in Pakistan and for Pakistani constituents in Pakistan कि ये इंटरनल नहीं होती चीजें. ये आपने डिबेट करना होता है, आपने ओपिनियन शेप करना होता है. तो अगर ये एक पर्सपेक्टिव है और कोई दूसरा पर्सपेक्टिव है पाकिस्तान के अंदर, तो पार्लियामान इज द राइट फोरम टू बी डिस्कसिंग, बट वी हैवंट सीन एनी ऑफ दैट डिबेट हैपन इन पार्लियामेंट.
Yes, I think I would tend to agree with you. I'm not sure how the जो खारजा कमेटी है वो कितनी मुतहरक रही है इस मामले पर। अभी तक जो फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट्स है mostly largely been about Afghanistan. So I would tend to agree with you. However, I would also like to point out there's a couple of concerns here. Obviously, it is कि ये leak कैसे हुए। अब हमें it's not just, and I would say it's not just Pakistan. आपको हिलरी क्लिंटन का भी याद होगा कि किस तरीके से उनकी emails I believe hack हुई थी। और I think ओरिजिनल सोर्स ऑफ द लीक्स तो अमेरिका ही है ना। अमेरिका में एयर there गार्ड you go. There मैसाचुसेट्स you में एक 21 कोई 20-25 साल के लड़के ने जो है ये सारा लीक किया है डिस्कॉर्ड पे। go. Yeah, but exactly. So I think the safety and security of our official communication has already been. आपको think about Wikipedia as well. जब पाकिस्तान के हवाले से किस तरीके से बहुत सारे मेमोज नोट्स जो विकीलीक्स। WikiLeaks, yes, exactly. उस वक्त भी आए थे. I mean, I think beyond that, I think we kind of assume in Pakistan that we are constantly under surveillance and nothing is safe and secure, to be honest. No matter, I mean, I think that is something that's sort of key. But I think there's the other, so safety and security and how the US or that kid got sort of got access to these is of concern. But I think it also points to how Pakistan is also, there is a debate within Pakistan. So we've seen, obviously, हमने जो foreign minister for state Hina Rabbani Khar की जो memo है and her concern and her point of view on this. But do Pakistan की जो foreign ministry, its relationships, its statements, its has that sort of borne, does that reflect Ms. Khar's point of view? I don't entirely agree. I think there's been an expansion, at least, or at least some kind of positive development in terms of the Pakistani relationship with the US, cognizant of the fact that we need both. I do think that it also is interesting given how Pakistan, when we talked about this is another Nazuk More episode as well, कि ये opportunity किस तरीके से, for instance, China brokering peace between Saudi Arabia and Iran as well, and how we've seen how India has taken advantage of cheap Russian oil in its relationship. It's also trying to maintain that tightrope. It's not just Pakistan. There are other developing countries that are also struggling, right? They're trying to see कि उनको कहाँ मौका उनका मिल रहा है, whether it's in terms of economics and cheaper imports, but also a relationship and who they see they need to align themselves, maybe, I don't know, 5-10 years from now. तो किससे ज़्यादा फायदा होता है? I think it's interesting wherein we also seen that Pakistan has consistently abstained from voting on Ukraine, and that was another part of the leaks as well. I actually think, and I would say this was a wise move. हमने हमेशा इसको we've tried to sort of remain outside of commitment on it. Even though we know what the moral position ought to be, it doesn't matter. I think that's a wise diplomatic move. So, that bears out. Yeah. At the same time, हमने अभी रूस के साथ जो हमारा कार्गो आने वाला है, हम भी वहाँ कोशिश करें कि कुछ energy supplies से पूरी करें. Has China been as wonderful a friend as we always hoped it would be? I mean, let's see. There's been talk about some new rail investment. Could be all talk right now. I think that maybe the concern should be more about the security of our official correspondence rather than, within Pakistan. I think Pakistan की अपनी foreign policy direction क्या है? Because we seem to be trying to, I feel like there is, you're hedging your bets. You're trying to see where the opportunity for you is. At the same time, you're trying to sort of maintain some degree of relationships. So, I feel like we're doing all right on that front. And I agree. And two things to add there very quickly. एक, अगर किसी को एग्जांपल चाहिए कि पाकिस्तान में ये स्प्लिट क्या था रशिया के ऊपर, तो पिछले साल इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग की 2 तकरीरें आप सुन ले। एक वजीर आजम इमरान खान ने दी और उसके अगले दिन उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने दी। दोनों का मैसेज जो है वो बड़ा ऑपोजिट ईच अदर था। तो ये एक ओपन सीक्रेट है कि रशिया की पॉलिसी के ऊपर इंटरनल डिसेंट थी। मिलिट्री का एक पर्सपेक्टिव था, खान साहब की हुकूमत का दूसरा पर्सपेक्टिव था। और ये पर्सपेक्टिव जो है, even on the China-US side, we hear when you talk to people privately on either side, out of Pindi, out of Islamabad, there's a dissonance there. Even on Kashmir, there's a debate there, एक different perspective है। वो भी हम सुन चुके हैं हाबिब मीर वगैरह की revelations के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, I think, which is even more important, you pointed this to as well, इस आर्टिकल के अंदर
दो और ममालिक की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्टिंग है। नंबर वन, अजीत डोवल जो इंडिया के एनएसए हैं वो रीअश्योर करवा रहे थे रशियंस को कि हम आपके साथ हैं, आप फिक्र ना करें। अगेन वॉकिंग दैट टाइट रोप दैट यू alluded to. So India in the Security Council also has been abstaining from some of this, trying to find a way कि यूक्रेनियंस भी वहां आए हैं रिसेंटली इंडिया, रशियंस भी आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह बातचीत आगे बढ़ाई जाए और क्या किरदार इंडिया अदा कर सकता है। Obviously, in the coming weeks, the Indian Prime Minister is expected in Washington, D.C. तो वो एक long term trajectory है US-India relations की. So they're trying to walk this tightrope very, very tightly, in sort of a razor's edge essentially. एक और interesting मुल्क है अंबर जिसपे हम इतनी तवज्जो नहीं देते पाकिस्तान में, लेकिन देना चाहिए, काजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया में। वो या भी जो है इस आर्टिकल के अंदर उनकी स्ट्रेटजी के ऊपर भी लीक्स हुए हैं। और काजाकिस्तान का जो पोजीशन है वो ये है कि ओवर द इयर्स ऑब्वियसली देव बीन अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ द यूएसएसआर। चीन उनके बराबर में है, तो वहाँ जो वीगोर का इशू है, काजाकिस्तान हैज बीन फ्रंट एंड सेंटर इन दैट, फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ दैट एज वेल। एथनिक टर्किक ट्राइब्स का लिंक था जिनजियांग के अंदर। तो अब काजाकिस्तान ये डेवलपमेंट्स को देख के बहुत अग्रेसिवली डीसी के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है, एंड देर ट्राइंग टू फाइंड अ वे विद द यूरोपियंस एंड द अमेरिकंस टू से लुक, we're a big country in the heart of Central Asia. हमारी दोनों तरफ जो है एक ऐसे ममालिक हैं जिनकी आपसे नहीं बनती, और हमें हमेशा उनका जो है खतरा रहता है, क्योंकि दोनों ने इंक्रोच किया है हिस्टोरिकली हमारी सरजमीन पे। अगर आप लंबी तारीख देखें तो काजाकिस्तान के अंदर भी ये डिबेट चल रहा है, और काजक्स की जो अप्रोच है वो काफ़ी मुख्तलिफ है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले में। तो अगेन राइट। समथिंग टू वॉच फॉर दोज हु आर फॉरेन पॉलिसी, जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करने का शौक रखते हैं। दो रीजन्स जिन पे मैं यंगर स्कॉलर्स को पाकिस्तान से जो इस चीज़ों पे कभी रीच आउट करते हैं उनको कहता हूँ आप फॉलो करें। सेंट्रल एशिया बिलखसूस काजाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, और ईस्ट एशिया में बिलखसूस जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस की स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगेन हम भूल जाते हैं कि ये इस रीजन के अंदर इन ममालिक की भी बड़ी हेफ्ट है। और अगर या आप वेस्ट सेंट्रिसिज्म से निकल के देखें कि ये मिडिल पावर्स क्या कर रहे हैं, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलती हैं। एंड काजाकिस्तान की रेवलेशन स्टूड आउट टू मी इन द स्टोरी एज वेल। Okay, all right. I mean, I think that we can sort of move on. आप हमें अभी जो wheat smuggling है उसके हवाले से अभी वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी बयान आया था। We've had apparently a bumper crop as well. बारिशें बहुत हुई हैं, बहुत concern था कि जाहिर है कि इसका मतलब है कि हमारी post flood as well बारिश से ज्यादा हुई, इसका मतलब क्या हमारे wheat impact हुआ? Apparently not. So I don't know much about it. You'll have to tell me a little. So what's happening? तो अंबर, इस पे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बम्पर क्रॉप हुआ है, लेकिन जब हम उस रिपोर्ट से हेडलाइन से आगे बढ़ के अगर डेटा पढ़ें या रिपोर्टेड स्टोरीज जो आ रही हैं सिंध में से, पंजाब में से, तो वहाँ रेड्स हो रही हैं, होर्डर्स के खिलाफ एक्शन हो रहा है। जो है पिंडी में नान बाई एसोसिएशन जो है उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया है, रोटी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है। तो अगर बम्पर क्रॉप है तो उसके असरात अभी तक मार्केट पे हमें नजर नहीं आए, नंबर वन। नंबर टू, ये जो सस्ते आटे की स्कीम थी, it was an epic disaster in my view, and it's a view not only shared by people like me but also the former Prime Minister of Pakistan, not Imran Khan, शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने रिसेंटली कहा कि ये जो है इस पे करप्शन हुई है और ये डिजास्टर स्कीम थी, विच आई टेंड टू अग्री विद। दुनिया भर में इन अनडायरेक्टेड सब्सिडीज से, जिस पे हमने इस पे बात भी की है, विदाउट डिग्निटी आप असिस्टेंस दे रहे हैं उन लोगों को, आप कैश ट्रांसफर दे दें, गिव इट विद डिग्निटी, गिव इट टू देयर बैंक अकाउंट, देयर जैस कैश, इजी पैसा, व्हाटएवर, तो उनको लाइन में लोग मारे गए इसके अंदर। नंबर टू। नंबर थ्री ये अंबर के अफगानिस्तान में आफ्टर द एग्जिट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान से डिमांड है इन चीज़ों की। तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हो भी, अगर आप उसकी प्राइस डिस्टोर्ट करेंगे तो देयर विल ऑलवेज बी एन इंसेंटिव टू स्मगल, होर्ड एंड टेक इट अवे इनटू अफगानिस्तान, क्योंकि वहाँ प्राइस ज़्यादा है। और ये हम स्टोरी Right. सुनते रहे हैं ईरानियन डीजल से, गंदम से, डॉलर से। तो अगेन मार्केट की जो डिस्टोर्शन है उस पे, उसकी सोल्यूशन पे कोई बात नहीं करता, लेकिन जो है कीमतें फिक्स करना जो है एक नेशनल ऑब्सेशन
बन चुका है Because पाकिस्तानी you're sort of रूलिंग क्लास। anti-price regulation as well. But I do have a question here. And how did, I mean, because you followed the story a little more than I have, कि ये शाहिद खान अब्बासी ने 20 अरब का कहाँ से कैसे, how has he calculated that? And how do we know it is not just an accusation? Because we also have to think about his political agenda as well. His political agenda is a new forum, which people suspect might become a political party, maybe not this election, next election. He has positioned himself as a conscientious objector within the PMLN, who is still part of the party and yet not. Obviously, that's why his statement makes more headlines as well, because anybody who is a part of the party and criticizes the party, वो और भी ज़्यादा उसका जोर शोर और उसकी heft ज़्यादा होती है. So I just want to understand how he came up with that figure and why you think that figure seems to be accurate. Well, I don't know where he got his number from, but I will assume because he's the former prime minister, he may have sources in the bureaucracy or other internal assessments that may have been done on exactly what happened over here. So I think that's probably where he's getting his number from. I think the second thing is that he on the numbers we need an internal assessment and investigation. I think that's important. लेकिन उससे आगे जो है कोर इशू इन टर्म्स ऑफ लीकेजेस वो तो मौजूद है, वो हमने खबरों में भी सुना है. उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, नहीं होगी. उस पर क्या लेसन लर्न होंगे, नहीं होंगे. क्योंकि अगेन जो रिलीफ का कोट अनकोट बयानिया है उसके लिए आप ऐसी स्कीमें अनाउंस करते हैं, लेकिन उसका जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस है उस पर कोई बात नहीं करता. अगेन एक स्कीम जिसके अंदर दर्जनों लोग मारे गए हों सस्ते आटे के लिए या मुफ्त आटे के लिए, देयर शुड बी इन्वेस्टिगेशंस एंड हेड शुड रोल फॉर दैट. Okay, all right, fair enough. Uzair, I think हमने काफी तफसील से अपने जो नॉन वीकेंड लॉन्ग एपिसोड उसमें बात कर ली है, but it's time for winners and losers. इससे पहले आप विनर्स एंड लूजर्स पे जाएं, एक बिकॉज लेबर डे आई जस्ट वांट. हाँ, Story because it's happening. या सो लेबर डे में एक है अमेरिका में अलग तारीख पे लेबर डे मनाया जाता है. इट गोज बैक टू द कोल्ड वॉर, बट लेट दैट बी. आज दुनिया भर में लेबर डे मनाया जा रहा है. एक चीज पाकिस्तान में जब हम आम शहरियों की बात करते हैं, रियासत मदीना की बात करते हैं या कोई और रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, पाकिस्तान में देर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर बॉन्डेड लेबरर्स इन बिलखसूस ऐसे सेक्टर्स में जिनसे हमारा जो है वो एक रिलायंस है बहुत डीप. इसमें फॉर एग्जांपल आता है भट्टी में जो लोग काम करते हैं, ब्रिक किल्न वर्कर्स जिन्हें कहा जाता है. आपके घर में अगर कंक्रीट या ब्रिक्स लगाई जा रही हैं तो लाइकली देयर कमिंग फ्रॉम स्लेव लेबर. हम जो है पाकिस्तान में अगर बात करते हैं गंदम या आटे की या काश्तकारी की, तो उसके अंदर रूरल पाकिस्तान में बॉन्डेड लेबर जो है शेयर क्रॉपिंग की उसके अंदर काम करते हैं, जिन्होंने कर्जा लिया होता है उसके ऊपर वो उनके खानदान जो है वो काम करते रहते हैं. तो अगेन हमारी जो घर में रोटी आती है वो भी उसका एक हिस्सा जो है वो स्लेव लेबर से जो है आया जाता है. तो अगेन इट्स इम्पोर्टेंट समथिंग आई वांटेड टू फ्लैग कि जब हम फलाह व बहबूद की बात करते हैं पाकिस्तान में, इक्वालिटी की बात करते हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, तो एक मुल्क जहां मिलियंस ऑफ पीपल बॉन्डेड लेबर हों आज 21वीं सदी के अंदर 2023 में, इट्स शेमफुल एंड इट शुड स्टॉप. एंड आई थिंक अगेन इस पे हम लोगों की भी एक जिम्मेदारी है कि हम ट्रेसेबिलिटी के ऊपर फोकस करें. इन चीज़ों पे जो हम खरीदते हैं उन पे ज़रा सोचें. बैनुल अक़वामी दुनिया में इस पे सोचा जाता है. पाकिस्तान फॉर एग्जांपल एक ज़माने में last point on this used to be a big exporter of carpets, and it's still Pakistani carpets are world class. लेकिन उसकी एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट इस तरह आया कि पाकिस्तानी कारपेट वीवर्स जो थे वो बच्चों को इस्तेमाल करते थे, चाइल्ड लेबर इस्तेमाल करते थे. तो फिर यूरोप वगैरह ने उस पर जब सख्ती की तो पाकिस्तान वाज इम्पैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एंड लॉट ऑफ वर्क हैड टू गो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग द लेबर laws and sort of traceability and inspections etc in that industry is just one example. So again it's something that we should care about. हम अपने आप को कहते हैं इस्लामी रियासत. इस्लाम के अगर हम असल स्पिरिट की बात करें तो गुलामी से आज़ादी जो है वो एक और मैसेज था. और अगर हम एक इस्लामी रियासत में जिसमें फलाह व बहबूद की बात करते हैं उसमें अगर मिलियंस ऑफ लोग बॉन्डेड लेबर है, तो आई थिंक इट्स शेमफुल एंड समथिंग वी शुड रिफ्लेक्ट ऑन अ लेबर डे टुडे. No, thank you so much for bringing that up. I think it's a good reminder. And you're right, ethical trade की जो
that sort of expanded. उसकी वजह से पाकिस्तान, and I think I would also highlight कि बांग्लादेश में भी जो working conditions होते हैं, बांग्लादेश की बहुत बात करते हैं, उनकी factories में भी that's still a lot of concern for many consumers who are obviously a key lobbying group, I would say, in the West as well. And it's something that Pakistanis, hum khud zahir hai, maybe perhaps we tend to treat the working class very poorly, but that's not how it is in the rest of the world. So thank you for bringing that up. So Okay. Winners and losers, Amber, on to you. क्या कौन जीता कौन हारा इस हफ्ते? Okay, all right. So I do have a loser as well this week, but I think my winner would be Yasmin Lari, who is a Pakistani architect. She's recently won an award, and I think that the interesting thing about this award is that it is the first time on behalf of King Charles III, jinki coronation over the weekend, has happened as well. But it's a royal gold medal, and partly for her work in terms of sustainable housing, and especially for marginalized people who have been displaced because of natural disasters. And maybe recently Salab maybe dekha. I interviewed her many years ago when I used to work as a reporter, and it was actually on environmentally friendly and climate related architecture, way back, I think about 18 years ago. But really happy, I think, ki recognition hui hai of her work, and the award is actually called it's by the Royal Institute of British Architects. It's a Royal Gold Medal. So my winner of the week is Yasmin Lari. Yay. It's always a women. It's always a women, Uzair. That's always the case. But I think my loser of the week is really, I think it's been an interesting side story in all the sort of political circus, is really another Discord leaks की बात तो कर रहे थे, and constantly audio leaks, लेकिन जो नजम साकिब हैं, जो साकिब निसार, former Chief Justice, एक बीस एक बीस जो है ना, because I think the interesting thing is कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने भी last minute पे अपनी टिकट अचानक से उनकी फहरिस्त में तब्दीली आई थी, why that happened, जो अबू जर से पहले, अबू जर is obviously a part of the conversation and how we got the ticket as well, उससे पहले जो उम्मीदवार थे associated with पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी कुर्बानियां भी थी, गिरफ्तार भी हुए थे हालिया एहतजाजी रैलियों में भी, अचानक से उनको किसी और को टिकट मिल गया था. All the players in this have actually been sort of, हमारी दोस्ती नहीं है. There's been a group of friends जिसमें साकिब निसार के बेटे शामिल हैं, उज़ैर शामिल हैं, a couple of other people, and they keep denying it कि हमारी दोस्ती नहीं है, लेकिन एक दूसरे की शादियों में भी वो कुछ attendance होती रही है. But to me, I think the एक बीस is funny. I think अंबर पाकिस्तान की शादियों में तो 1000-2500 लोग होते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्ती होना जरूरी नहीं है. देखिए उज़ैर, मुझे नहीं बुलाया, मेरी दोस्ती नहीं है. अच्छा. इतनी भी नहीं कि मुझे किसी ने बुलाया भी हो. सही बात है. But yeah, so I think एक बीस नजम साकिब की एटलीस्ट जो ऑडियो है उसकी confirmation, साकिब निसार, former Chief Justice, is given to several reporters as well, so we know it's his voice. There's been some degree of investigation, but I really think it just tells you कि ये जो बहुत ताकतवर लोगों के जो बच्चे होते हैं ना, वही उनको डुबो देते हैं. आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी के जो बेटे थे, अरसलान इफ्तिखार, उनके भी बहुत सारे स्कैंडल्स आए थे. So बंदियाल साहब के भी कोई बेटे या किसी का कोई सीन है, राइट? Exactly. So मुबैयना तौर पे, इससे पहले कि कोई आपको बिलखुसूस, मैं तो अमेरिका में, मुबैयना तौर पे उनका कोई thank you. Isliye we must stay within, obviously, the legal, careful about that. But yeah, so he's my loser of the week. अच्छा अमर, मैं रेगुलर जो है occurrence back to sports in terms of my winners. Yesterday जो है वो Azerbaijan Grand Prix थी. Sergio Perez is my winner, Red Bull's #2 driver, Checo as he's known. Really nice guy, but obviously जब आप एक Red Bull जैसी टीम में और जहाँ world champion हो Max Verstappen, उस पे you always expected to play second fiddle, but the fact that he won and won after not starting at the front, I think he deserves to be the winner in my book, given I follow sports quite a bit and usually share those. Loser जो है मेरा अंबर इस हफ्ते वो Microsoft है. Microsoft obviously running on a high with ChatGPT and OpenAI and everyone's been talking about it, लेकिन उसके साथ एक और एरिया जहाँ Microsoft काफी
heavily invest कर रहा है वो है gaming, Xbox और cloud gaming etc. To be more dominant compared to Nintendo and Sony. हाँ, उसके अंदर उन्होंने कोशिश की कि वो Activision Blizzard को खरीदें, which is one of the largest gaming studios in the world, make wonderful video games that are global hits. तो Microsoft की strategy थी कि हम उनको खरीदेंगे, integrate करेंगे हमारे gaming ecosystem में, and obviously will dominate that space and sort of continue to grow on the studio side essentially. उस डील को जो है एक और धचका इस हफ्ते मिला, क्योंकि यूके ने जो है उसके अंदर कंपटीशन कवानीन के अंदर उसको जो है कंसर्न्स रेज किए, एंड बेसिकली दैट डील नाउ लुक्स लाइक इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज डेड. आई डोंट सी इट कमिंग बैक, which is a big blow to Microsoft, not only financially, because इन डीलों पे जब आप कंपटीशन लॉ के अंदर इसको रिजेक्ट किया जाता है, नोटिफिकेशन रिजेक्टेड टाइप सीन हो जाता है, तो आपको अदायगी करनी पड़ती है, उसका खर्चा होता है, लॉयर्स होते हैं, फाइनेंसियर्स होते हैं, आपने टीम्स हायर की होती हैं, तो यू बेसिकली लूज सम मनी एज वेल. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लूजिंग द ट्रांजैक्शन, but more importantly उनकी जो strategy थी, they will now have to recalibrate that, which again is interesting. If we talk a lot about I focus a lot about business strategy and where the world is going. Gaming is not a new but a huge area of development of potential exports for Pakistani entrepreneurs, etc. So ye jo development hai, they're a loser. But again, if you're watching this space in gaming, it's important to follow this story as well in terms of what Microsoft does next. Okay, all right. I think that's a wrap for our long weekend, at least Pakistan में, क्योंकि आज छुट्टी है. Long weekend episode. Obviously अभी हमें मुज़ाकरात और फिर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट की hearing and that's sort of the big politics here. Digital census का भी हम follow करेंगे. And if you'd like a sort of more detailed interview on the digital census and what the issues are and how valid they are, maybe I could perhaps arrange that as well. World Press Freedom Day भी आ रहा है. I have some interesting facts and figures. There's a lot of events happening in Pakistan, and I'll be attending some of them and like to talk about it, obviously, because I think one of the sort of human rights concerns that are constantly being raised in Pakistan कि regime change अगर होती है नहीं होती, लेकिन press freedom के लिए कोई तब्दीली नहीं आती. So that's something that we'll be talking midweek. Absolutely. All right. Well, that's it for this week. So Khuda Hafiz, and we'll see you with a shorter midweek episode. Until then, Khuda Hafiz.